दुनिया का सारा कचरा चाइना अचानक से क्यों खरीद रहा है? क्या चाइना के इस फैसले से दुनिया बर्बाद हो सकती है? दुनिया भर में ये खबर काफी तेजी से वायरल हो रही है कि काफी समय से दुनिया भर से निकलने वाले कचरे को चाइना धराधर खरीद रही है। जी हाँ, पूरी दुनिया का कचरा चाइना पहुंच रहा है, लेकिन क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन ये सवाल से पहले आपको ये बता दें कि चाइना के एक फैसले के बाद पूरी दुनिया पर एक परेशानी खड़ी हो गई है, और ऐसी परेशानी जो ना तो आज से पहले कभी सुनी गई थी और ना ही देखी गई थी। तो क्या आप जानते हैं कि आपके घर से निकलने वाला कचरा आखिर कहाँ जाता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि यार कचरा रिसाइकल होता है। सही भी है, हाँ रिसाइकल होता है, लेकिन आप ये बताइए कि कौन इस कचरे को रिसाइकल करता है और ऐसी कौन सी कंपनी है जो रिसाइकलिंग प्लांट को चलाती है? ज़रा सोच कर देखिए कि पूरी दुनिया का कचरा आखिर जाता कहाँ होगा, पर इतने बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए कहाँ गए होंगे? शायद ये ऐसा जवाब है जो पूरी दुनिया पूछ रही है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा ट्रेस कैसे शुरू हो चुका है और अब आपके घर से निकलने वाला कचरा शायद अब रिसाइकल नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए आपको 15 से 20 साल पीछे जाना होगा। इस तरह से आज पूरी दुनिया यही पूछ रही है कि उनके घर से निकलने वाला कचरा को कौन रिसाइकल करेगा। आज से कई साल पहले भी लोगों के मन में यही सवाल। उस वक्त पश्चिमी देशों ने रिसाइकलिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था और इसकी शुरुआत होती थी गली मोहल्लों से, जहाँ पे बहुत तरह तरह के डस्टबिन लगाए गए थे और लोगों को जागरूक भी किया गया था कि कौन सा कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है। लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के कॉमर्शियल एड यानी कि टीवी पर प्रचार भी चलाए गए थे। टेलीविजन हो या मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत ज्ञान दिया गया था। और जब इस कचरे के मटेरियल को रिकवरी फैसिलिटी में भेज दिया जाता था, तब वहां पर कर्मचारी फिर से इस कचरे में प्लास्टिक की बोतल हो या फिर टीन कॉपर हो, उसे अलग करते थे, जिसके बाद सारे कचरे को एक हाइड्रोलिक मशीन में डालते थे और जहां से वो मशीन उन कचरे को बड़ा बड़ा बॉक्स बना देती थी। फिर दुनिया भर के मौजूद छोटी छोटी रिसाइकलिंग कंपनियां कचरों को रिसाइकल करने के लिए कचरा खरीदती थी। लेकिन उस वक्त इन कचरों की इतनी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। असली वैल्यू तो कचरे की तब पता चली जब चाइना ने कचरे की दुनिया में कदम रखा। इस वक्त चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी कर रहा था और उस वक्त दुनिया भर का बहुत सारा रॉ मटेरियल अलग अलग देशों से इंपोर्ट करता था। लेकिन धीरे धीरे कचरा में चाइना को बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिखाई देने लगे। उसे ये बात समझ में आ गई, यदि सही टाइम पर कचरे की इंडस्ट्री में कदम रखा गया तो फिर वो उसे करोड़पति या अरबपति बना सकती है, और इसी वजह से चाइना ने उसे अपने तरीके में यूज कर लिया। चाइना अब रिसाइकलिंग का धंधे में उतर चुका था। चाइना में बड़े बड़े रिसाइकलिंग प्लांट लगाए गए थे, लेकिन इतने बड़े बड़े प्लांट लगाए गए थे जितना प्लांट किसी भी देश में ना हो, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। धीरे धीरे जब पूरी दुनिया को पता चला कि चाइना पूरी दुनिया के कचरे को खरीदने में लगा है, तो लोग खुद अपना कचरा लेकर चाइना के पास आने लगे, क्योंकि ये बात भी सच थी कि चाइना इन कचरों के बदले में उन्हें अच्छे दाम दिया करता था। वही कचरे को चाइना रिसाइकल करके फिर उनसे बेहतरीन प्रोडक्ट बनाकर उन्हीं देशों को बेच दिया करता था। चाइना ऐसा कर पा रहा था क्योंकि चाइना में लेबर कोस्ट बहुत कम था, वहाँ पे वर्कर की कोई कमी नहीं थी, और इसी वजह से कम लागत कर चाइना कचरे को रिसाइकल करके फिनिश प्रोडक्ट बनाने में लग गया। फिर एक ऐसा टाइम आया कि दुनिया का 70%, जी हाँ बिल्कुल, पूरी दुनिया का 70% कचरा अकेले चाइना पहुंचाने में लगा हुआ था। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2016 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अकेले 7 मिलियन टन कचरा रिसाइकल करने के लिए भेज दिया था। रिसाइकलिंग की दुनिया में चाइना एक अलग मुकाम बना लिया था। अब चाइना जिस पानी की जहाज से फिनिश प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचता था, उसी जहाज से वापस वो अपने देश कचरा ले जाता था और इसके बाद फिर से फिनिश प्रोडक्ट बना करके वापस इसे उस देश भेजता था और वापस से फिर कचरा लेके आता था। और इस काम से चाइना के शिप्स के पैसे बचते थे और उसकी लागत भी कम होती थी। और ऐसे में देखा जाए तो चाइना दोनों तरफ से पैसे कमा रहा था, पर इस तरह से चाइना ने पैसे तो बहुत कमाए, साथ ही इसके जरिए उसने पूरी दुनिया के मार्केट को भी कैप्चर कर लिया। कुछ साल पहले तक पश्चिमी देश के कचरे को रिसाइकल करने के बहुत काम करते थे, लेकिन जब से चाइना वाले भैया आए उन्होंने सबकी बैंड ही बजा दी, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट बना रखे थे, असल में उनकी जो प्लांट हुआ करती थी वो उतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, पर चाइना ने काफ़ी सोच समझ कर बहुत ही अच्छे ढंग से इसमें पूरी तरह से कदम रखा, जिसका
कारण से बहुत सारे पश्चिमी देशों के रिसाइकलिंग प्लांट बुरी तरह बंद हो गए और चाइना ने कचरे को मार्केट को पूरी तरह से अपने हाथों में कर लिया। लेकिन इस बात को आप समझ सकते हैं चाइना दुनिया भर के कचरे को किस तरह से हैंडल कर रहा था। इसे बताने के लिए एल जियांग वांग नाम के एक चाइनीज फिल्म डायरेक्टर ने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना दी और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था दी प्लास्टिक चाइना। आपको यकीन नहीं होगा कि इस छोटी सी सस्ती सी डॉक्यूमेंट्री ने चाइना के बिलियन डॉलर्स को खाक में मिलाकर रख दिया, क्योंकि जैसे ही डॉक्यूमेंट्री बनी इस छोटी सी नन्ही सी डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक बच्ची की कहानी दिखाई गई थी जो इस रिसाइकलिंग प्लांट में रहती थी। साथ ही साथ चाइना के इस रिसाइकलिंग प्लांट में कुछ होने वाले काले सच, हाँ बिल्कुल, कुछ असली चीज़ें दिखाई गई थी जो कि असल में कुछ ऐसे थे जिन्हें देख करके लोगों का वहाँ से मन में घृणा पैदा होने लगी। वहाँ के हालात कितने खतरनाक और भयावह थे वहाँ के लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था। तो एक बार फिर से नाम याद कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्री का नाम था प्लास्टिक चाइना। और इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मूवी ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि लोगों के सामने कुछ ऐसी तस्वीरें आई जो असल में चाइना की थी। और यहाँ पे चाइना ने बहुत सारे अवार्ड जरूर जीते। चाइना से मेरा मतलब है कि चाइना के द्वारा बनाई गई ये प्लास्टिक चाइना नाम की डॉक्यूमेंट्री ने बहुत सारे अवार्ड जीते। अब इसे चाइना में बैन कर दिया गया क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि उनके देश की बदनामी हो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रिसाइकलिंग के दुनिया के काले सच को जानने के बाद पूरी दुनिया में बस एक आवाज़ उठ रही थी कि चाइना की रिसाइकलिंग टीम बहुत ही बुरी है और वो काफ़ी बदनाम तरीके से अपने काम को करते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जिनपिंग ने इस रिसाइकलिंग प्लांट के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने साल 2017 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा करके कुछ ऐसे घोषणा कर दिए जिसके बाद तो पूरी दुनिया ही थम गई। सर उनका घोषणा कुछ ऐसा था कि चाइना अब सभी कचरे को रिसाइकल नहीं करेगी, बल्कि वो सिर्फ कुछ खास तरह के कचरे को ही रिसाइकल करेगी, जिसमें सिर्फ लकड़ी, वुडन, कॉपर और प्लास्टिक भी शामिल था। और वो इस तरह कचरे को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं करेंगे। और इस मिशन को चाइना ने अपने ऑपरेशन नेशनल सॉर्ट का नाम दिया था। मिशन के तहत चाइना का कहना था कि वो कुछ ही मात्रा में दुनिया के कचरे को रिसाइकल करेगा। वही चाइना का जितना भी कचरा है वो सिर्फ चाइना में ही रिसाइकल होगा। और जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो ऐसे कदम इसलिए उठाया गया था ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया सके। अब चाइना वाले भैया का कहना था कि कुछ ही मात्रा में दुनिया के कचरे को रिसाइकल करेगा। इसके अलावा वो चाइना का जितना भी कचरा बनता है वो तो चाइना के अंदर ही रिसाइकल होगा और जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो चाइना में ही एक्सपोर्ट होगा। लेकिन ऐसा कदम इसलिए उठाया गया ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके और उनके पॉल्यूशन की रक्षा की जा सके, क्योंकि इस प्लांट की वजह से एयर क्वालिटी में काफ़ी बड़ी नुकसान आ रही थी और लोगों को कई तरह की बीमारियां भी घेरने लगी थी और चाइना का वातावरण पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका था। अब आप ये बात समझ गए होंगे कि चाइना ने कितना पॉल्यूशन किया होगा आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। और इसी कारण से चाइना को ना चाहते हुए भी ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन चाइना के इस कदम उठाने से हमें भी काफ़ी परेशानी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कैसे। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइना ने जैसे ही अपने इंपोर्ट करने का काम शुरू किया था तब से कचरे की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई। अचानक से जब चाइना ने अपने एक्सपोर्ट की वैल्यू गिरा दी तो वापस से उन कचरों की वैल्यू भी गिर गई। तो जिस कचरों को चाइना $300 में खरीदता था उसकी कीमत अब सिर्फ $40 रह गई। मतलब करीब करीब में देखा जाए तो 7 गुना का अंतर हो गया यहाँ पे। तो अब ये बात आप समझ गए होंगे। इसके साथ साथ चाइना ने ये भी कहा कि जो भी कचरा उनके यहाँ रिसाइकल होने आएगा वो पूरे तरीके से साफ होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ी सी भी कोई गंदगी रही तो फिर चाइना दोबारा उस देश के कचरे को अपने यहाँ रिसाइकल करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे एक नई दिक्कत शुरू हो गई कि यार कचरे को इंसान किस तरह से पूरी तरह साफ करे। तो वहाँ का सॉल्यूशन आया थाईलैंड और मलेशिया। तो अब दुनिया भर के जितने भी कचरे होते हैं वो सबसे पहले थाईलैंड और मलेशिया जाते हैं और वहाँ पे उन कचरे को ठीक ढंग से फिल्टर किया जाता है। मतलब कि उनके अंदर से प्लास्टिक हो गया, कॉटन हो या हुआ लकड़ी हो, इन्हें निकाल लिया जाता है। फिर इसके बाद वापस इन कचरों को चाइना भेजा जाता है और जहाँ जाने के बाद वहाँ पे कोई वातावरण को नुकसान ना पहुंचे इस बात का बहुत ही ख्याल रखा जाता है। और इस कारण से दुनिया भर के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज कचरा को साफ करने वाले प्लांट में इसी वजह से आज पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो चुकी है।
दुनिया भर में इतना कचरा है कि उसे रिसाइकल करना इतना आसान नहीं है। और जब से चाइना ने वातावरण का सहारा लेकर के अपने हाथ खींच लिए, उसके बाद तो दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं बची जहां इतने सारे कचरे को रिसाइकल किया जा सके। और ये बात तो पूरी तरह से सही है कि हम चाइना पे काफ़ी अच्छे से डिपेंडेंट थे, लेकिन अचानक से चाइना के हटने के बाद इतना बड़ा रिसाइकलिंग प्लांट भी नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के पास ट्रैश क्राइसिस शुरू हो गया है। और यही सवाल सामने आया है जो कि पिछले 20 साल पहले सामने आया था कि अब उन कचरों को कौन रिसाइकल करेगा। और इस समस्या से निपटने के लिए बहुत सारे देश प्लास्टिक को बैन करने में लगे हैं, और तभी तो हमारे भारत देश के अंदर भी प्लास्टिक को बैन किया गया है। लेकिन एक बात ज़रा आप भी सोचिए, हमारे पास प्लास्टिक का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और इस कारण से हम प्लास्टिक की जगह पर किसी और का इस्तेमाल काफ़ी सही तरीके से नहीं कर सकते। और इसीलिए तो आज भी आपको यहाँ वहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ देखने को मिल जाएंगी। कनाडा जैसे देशों में प्लास्टिक को बैन करने के लिए कई तरह के रूल्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपको ही पता है कि इतना कुछ काफ़ी तो होता नहीं है। तो दोस्तों, आज पूरी दुनिया में कचरा की समस्या तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन देखा जाए तो कई देशों में इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप ध्यान से चाइना का मॉडल देखें इसका, तो ये कहता है कि अपने लोगों से सस्ते में काम करवाओ, बाहर के लोगों को अच्छा पैसा दो ताकि वो बार बार आएंगे और आपके लोगों को काफ़ी अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और ये वो देश कर सकते हैं जिनके पास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो, और भारत भी एक ऐसा ही देश है जिसके पास पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर भारत चाहे इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले सकता है, जिससे भारत को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बस अगर वो कुछ रिसाइकलिंग प्लांट ऐसा बनाए जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो और उसे पॉल्यूशन ना हो, फिर तो उसे विश्व गुरु बनने से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि भारत इस तरह के प्लांट नहीं बना रहा है? कमेंट में बताइए, और अपने वीडियो को दोस्तों को शेयर करके हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की और रोचक जानकारियाँ मिलेंगी, वो भी एक साथ।